Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School, Jai Swamidaran. Today I start with Standard 8th. History, Book History, Lesson 5, When People Rebel 1857 and After. That is policies and the people. The policies of the East India Company affected the life of kings, queens, peasants, landlords, tribals and soldiers in many ways. जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स कॉलोनियल जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब से परमिशन लेकर इंडिया में ट्रेड एंड बिजनेस करने आए थे, धीरे धीरे उन्होंने हमारे पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था. दे वांटेड टू कैप्चर आर इंडिया और वो चाहते थे कि हम हमेशा उनके गुलाम बने रहे. उनकी वजह से हमारे जो यहाँ के किंग्स थे, क्वींस थे, पेजेंट्स यानी फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ये सभी को बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में अफेक्ट हुआ है. नवाब्स लूज देयर पावर, दैट इज़ कि जब ब्रिटिशर्स ट्रेड एंड बिजनेस हमारी कंट्री से कर रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे जो नवाब्स हैं बंगाल के, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, राइट. सो उन्होंने धीरे धीरे बंगाल की तरफ अटैक करना शुरू किया और कॉन्फिस्केट करना शुरू किया उनकी एक एक जागीर को. दैट इज़ नवाब्स लूज देयर पावर. हाउ? In mid-18th century, Nawabs and Rajas had gradually lost their authority and honor, their freedom reduced, armies disbanded, and their revenues and territories were taken away. Okay, in mid-18th century जब भी ब्रिटिशर्स यहाँ मतलब उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल में अटैक किया, जहाँ के नवाब्स और राजास की जो अपनी अथॉरिटी थी वो उनसे छीन ली गई. उनकी ऑनर, देयर फ्रीडम, उनकी जो आज़ादी थी वो कम हो गई. उनकी बड़ी बड़ी जो आर्मीज़ थी वो भी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्फिस्केट कर लिया. उनके रिवेन्यूज़, उनके टेरिटरीज़, क्योंकि जब भी वो लड़ाई करते थे, कोई बंगाल का राजा हार जाता था तो फिर उनसे उनकी टेरिटरीज़, उनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर, उनका रिवेन्यू सब छीन लिया जाता था उनसे. सम रूलिंग फैमिलीज लाइक द पेशवा नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई tried to negotiate with the company to protect their interest but were unsuccessful. कुछ जो रूलिंग फैमिलीज़ थी जैसे पेशवा नाना साहेब या रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने काफ़ी मतलब कंपनीज के साथ नेगोशिएट किया कि मतलब कि कैसे मतलब उन्हें भी बचाया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब इफेक्ट से, पॉलिसी से उनसे बचाया जाए. बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी हर वक्त कोई ना कोई न्यू पॉलिसी लेके आती थी. वो कुछ न कुछ प्लान के ज़रिए वो लोगों को हराती थी और कॉन्फिस्केट करती थी. सो सम जो ये पेशवा नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने काफ़ी जो कंपनीज के साथ नेगोशिएट करके अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे. ओके, जैसे ब्रिटिशर्स एवरी टाइम दे यूज टू इंसेप्ट, वो कोई न्यू पॉलिसी करते थे. जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यू नो कि जब भी 18th सेंचुरी में जब किसी राजा या रानी का अपना सन नहीं होता था, एडॉप्टेड सन होता था, सो वो मतलब उनके वो किसी एडॉप्टेड सन को अपनी थ्रोन पे नहीं बिठा सकते थे. जैसे मैटरनल अंकल का हो गया, किसी कज़न का हो गया, नहीं, अपना ब्लड, अपना सन होना चाहिए. तो नहीं है तो फिर उनके मरने के बाद उनकी सारी ज़मीन, टेरिटरी सब छीन लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स.
Awadh was first imposed with the subsidiary aliens in 1801 and then taken over by the company in 1856 on the pretext of being misgoverned. अवध जो थे was first imposed, मतलब सब्सिडरी एलियंस भी पता है ना, एक प्लान ले किया गया था, दैट वाज स्वीट पॉइजन बाय द ब्रिटिशर्स की, जो उसमें एक बार आ गया वो उसमें बुरी तरह से फंस जाता था। तो अवध भी ये था, और उसके बाद अवध वॉज फुल्ली टेकन ओवर बाय द कंपनी इन 1856। क्यों? क्योंकि बस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अवध की गवर्नमेंट प्रॉपरली अपने एडमिनिस्ट्रेटर को रूल नहीं कर रही है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मिसगवर्नड है, इसलिए अवध को ले लिया कि हम आज से अवध को प्रॉपर गवर्नड करेंगे। प्लानिंग टू एंड द मुगल डायनेस्टी, the company removed the name of the Mughal king from the coins minted in it. किन्होंने रखाया था ये? जहांगीर और उनकी बेगम का। उस कॉइन पे जहांगीर ने एक तरफ अपना नाम रखा था और दूसरी तरफ अपना बेगम का नाम रखा था। मुग़ल डायनेस्टी का पूरी तरह से नामो निशान मिटाने के लिए कंपनी ने मुग़ल किंग के जो कॉइन्स पे उनका जो नाम मिंटेड था उससे निकाल दिया। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी एनेक्स्ड, मतलब छीन लिया, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक ऐसा मुग़ल एम्पायर था जो दिल्ली में राज करता था, और 1857 का जो रेबल था उनमें इनका भी रोल था। उस टाइम के जो मुगल्स थे, अदर पीपल थे, वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर उनका नवाब बने। बहादुर शाह जफर ने एक बार उनसे मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स का रूल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनके बहुत ज़्यादा परसुएशन की वजह से बहुत उन्होंने परसुएट किया, जिससे बहादुर शाह जफर दिल्ली पे राज करने लग गए, और उन्होंने ये 1857 का रिवोल्ट में भी आवाज़ उठाई थी। 1857 यानी जब 100 साल पूरा हो गया था ब्रिटिशर्स को हमारे हिंदुस्तान पे राज करते हुए, उसके बाद ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इवन रानी की झांसी ने, बहादुर शाह जफर, और भी बहुत लोग थे। लेकिन वो दौर ऐसा था जब भी इंडिया वॉज नॉट यूनाइटेड। इंडिया के अपने ही लोग अपने ही देश के साथ रेबिलियन, गद्दारी करते थे, इसलिए वो यूनिटी नहीं हो पाई। ओके, इसकी वजह से ये जो 1857 का रेबल था, रिवोल्ट था, ये फेल हो गया, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान ने इनका साथ नहीं दिया। उस वक्त कई लोग थे तो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के टुकड़ों पे पलते थे, ब्रिटिशर्स का कहना मानते थे। उन्होंने हिंदुस्तान होकर उन्होंने हिंदुस्तानियों का साथ नहीं दिया, यूनिटी तो बिल्कुल नहीं थी, लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, इंडियंस, राइट। सो उसकी वजह से ये रेबल फेल हो गया था। दैट इज अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, the current king, his family would be shifted out of the Red Fort। मतलब गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह जफर मुगल डायनेस्टी का आखिरी रूलर होगा। इसके मरने के बाद इतने सालों से जो लाल किले पे जो मुगल डायनेस्टी राज करता जा रहा है, वो हमेशा के लिए लाल किला छोड़ के चला जाएगा। In 1856, Governor General Lord Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, his descendant would just be called princess। महाराज नहीं, प्रिंस या प्रिंसेस, बस। उनको कोई डायनेस्टी नहीं दी जाएगी, कोई एम्पायर नहीं दी जाएगा, बस जो उनके आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उन्हें प्रिंसेस कहा जाएगा, दैट्स ऑल।
Okay, so the next is topic is the peasants and the sepoys. Many peasants and zamindars in rural areas were unable to pay back loans taken from the money lenders to pay the high taxes levied by the company. Thus they gradually lost their lands. अब जो peasants, farmers और ज़मींदार थे, एक्चुअली उन्होंने उस टाइम के जो पेजेंट्स फार्मर्स थे वो अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं था. अगर सपोज उन्होंने कुछ लोन लिया है ब्रिटिशर्स से, ओके, या ब्रिटिशर्स के किसी आदमी से, तो वो बस उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, वो थंब साइनिंग करते थे और वो लोन, कईयों की तो लोन चुकाते चुकाते वो इस दुनिया से ही चले गए. लेकिन पेजेंट्स बोलते हैं कि हम जब से कमा रहे हम लोन भर रहे हैं, लेकिन वो लोन चुकता ही नहीं हो रहा है. मतलब दे वर सरप्राइज्ड कि हम कमाते जा रहे हैं, हम भरते जा रहे हैं, लेकिन लोन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. राइट. सो जब वो मतलब एक सर्टेन डेट दे दिया गया था ब्रिटिशर्स के कि आप क्या सारी उम्र थोड़ी लोन भरते जाओगे, अब ये सर्टेन डेट तक अगर आपने लोन नहीं भरा, सो योर लैंड विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय अस. और ऐसा ही हुआ. इस तरीके से वो अपने लैंड्स को खो चुके. Sepoys reacted to what was happening in rural areas, as many of them were peasants and had families living here. Thus, this discontent spread among the sepoys also. Okay, जो sepoys थे, sepoys यानी sepoy उस टाइम का जो मामूली एक सोल्जर हुआ करता था, वो भी इस बात को करता था. ओके, जस्ट एक्सक्यूज. हाँ जी, जल्दी बोलो. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कल आएगी तो बात करेंगे. That is the Indian sepoys is the in the service. The sepoys reacted to what was happening in rural areas, as many of them were peasants and had families living there. Thus, this discontent spread among the sepoys. हाँ बोल जल्दी. हाँ हाँ हाँ, कल आ रही ना. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फिर कल आके बात करते हैं. चल ठीक है, ओके ओके. हाँ 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 हाँ, आया फ़ोन आया. हाँ कल बात करती हूँ. चल हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ हाँ. That is the Indian sepoys in the service of the company's army were unhappy about the pay, allowances and conditions of service, particularly when new rules of the company violated their religious sensibilities and beliefs. Indian sepoys थे जो उस टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स की सर्विस से बिल्कुल खुश नहीं थे. दे वर एब्सोल्युटली अनहैप्पी बिकॉज उन्हें बिल्कुल पे नहीं दिया जाता है, ना अच्छा खाना दिया जाता था, ना अच्छा पानी होता था उनके पास, कि अगर सर्दी का टाइम है तो उनके पास हॉट वाटर भी नहीं हुआ करता था. देयर वर मेनी रीजंस, बट द इंडियन सिपॉइज वर अनहैप्पी अबाउट द पे, अबाउट देयर अलाउंसेस. उनकी सर्विस जो कंडीशन थी सर्विसेज की वो बहुत ही बैड थी, पर्टिकुलरली व्हेन न्यू रूल्स ऑफ द कंपनी वायोलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीव्स. और ज़्यादा जब तब प्रॉब्लम हुई कि जब जैसे जैसे न्यू रूल्स, न्यू गवर्नर ब्रिटिशर्स के आते थे, वो हमेशा अपना न्यू रूल लेके आते थे. और न्यू रूल यानी हिंदुस्तान के खिलाफ. तो जो ये इंडियन सिपॉइज होते थे, इनके फिर रिलीजियस को वो बुरा भला बैड कहते थे, उनकी बिलीव्स को वो मतलब बैड कहते थे, और उन्हें अपनी मर्जी से कुछ किया नहीं देते थे. सो दिस इंडियन सिपॉइज वाज वेरी हैप्पी विद द कंपनीज आर्मी, सर्विस ऑफ द कंपनीज आर्मी. Many people of the time believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste. उस टाइम पता है ये एक डिसबिलीफ थी, टैबू सिस्टम, यू नो, एक डिसबिलीफ थी कि जो भी समुंदर क्रॉस करके उस पार चला गया
तो मतलब उसका धर्म भ्रष्ट हो गया. दिस बिलीफ वॉज देयर, उस टाइम था ये. Thus, when in 1824 the sepoys were told to travel to Burma by sea route to fight on behalf of the company there, they refused to follow the order. क्योंकि ब्रिटिश वाले यही चाहते थे कि किसी तरीके से भी इंडियन सिपॉइज उस पार जाए, समुंदर क्रॉस करके उस पार जाए लड़ाई करने. लेकिन उस समय ये बिलीफ था कि कोई भी इंडियन सिपॉय अगर उस तरफ जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. ओके एंड जब ये ऑफर आई उनको इन 1824 द सिपॉइज वर टोल्ड टू ट्रैवल टू बर्मा बाय सी रूट टू फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी देयर. उनसे लड़ाई करनी थी कंपनी के बिहाफ में. उन्होंने इस ऑर्डर को दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर. सच पीपल जिन्होंने रिफ्यूज किया, such people were punished and the company laid down the overseas service as a condition for any new recruit. मतलब उनको पनिश किया गया और उसके बाद से कंपनी ने रूल निकाला कि जो भी इस सिपाही में न्यू रिक्रूटमेंट होगा उन्हें बाहर तो जाना है. जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होगा उन्हें ओवरसीज जाना है. हम जब भी बोले उन्हें जाना पड़ेगा. ये कंपलसरी रख लिया था फॉर द न्यू रिक्रूटमेंट्स इन दिस सिपाही, इन दिस कंपनी के सर्विस रूल में. Then responses to reforms. After the British established political power in India, they passed many laws to reform the Indian society. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. जब भी ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया पे अपना पूरी तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया था, उन्होंने दे हैड पास्ड मेनी रिफॉर्म्स चेंज करने के लिए इंडियन सोसाइटी को. सती सिस्टम बैन किया. कोई गर्ल होती थी दूध पीती सिस्टम था ना, वो बैन किया. फिर जो विडो की रीमैरिज करने को कहा. गर्ल्स और विमेन को बोला कि आप भी कुछ काम करो. Okay, so they wanted to change the reforms of this Indian society. और उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज एडुकेशन वॉज एक्टिवली प्रोमोटेड और हर किसी को इंग्लिश पढ़नी है. अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, ये जो चर्च वगैरह होते हैं ना, टू फंक्शन फ्रीली इन द कंपनीज डोमेन. Made conversion to Christianity easier by allowing the Indians who had converted to Christianity to continue inheriting the property of their ancestors by introducing a new law in 1850. ब्रिटिशर्स आए दिन कोई ना कोई लॉ बनाते ही रहते थे और ज़बरदस्ती हमारे इंडियंस को कहते थे उस पर आप यू हैव टू एक्सेप्ट आवर लॉस. जो अगेंस्ट होता था उसे पनिश भी दिया जाता था, उसे बेरोज़गार किया जाता था, उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता था, उसे बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता था. ओके, अब उन्होंने एक अब लॉ लेके आए कि एवरीवन हैज़ टू टर्न टू क्रिश्चियन. और उन्होंने ये कहा, मतलब लालच देते थे कि जो कोई इंसान क्रिश्चियन मिशनरीज में टर्न हो जाएगा उसे अच्छी जॉब दी जाएगी, अच्छी सैलरी दी जाएगी. जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना, जो लॉ, वो उस पे लागू नहीं होगा. यानी उससे टेरिटरी भी दी जाएगी राज करने के लिए, उसे एम्पायर बनाया जाएगा. अगर उनका कोई अपना बेटा नहीं है तो वो अपने एडॉप्टेड बेटे को अपने बाद उस थ्रोन पे बिठा सकते. यानी क्या बोलते हैं, ब्राइब, अ सॉर्ट ऑफ ब्राइब वाज गिवन टू सच. मतलब एवरी नाउ एंड देन दे यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सम न्यू लॉस. किसी ना किसी तरीके से वो हिंदुस्तानियों को परेशान करते रहते थे ब्रिटिशर्स. नाउ next topic is a mutiny becomes a popular rebellion. A situation in which a large number of people began to believe that they had a common enemy and must rise up against the enemy at the same time developed in the northern parts of India in 1857. ये पता है 1857 का रेबेलियन क्यों हुआ था?
क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। 100 साल ब्रिटिशर्स के अंडर राज करना, ओके, कितना कुछ नुकसान हो रहा। इंडियंस वर टोटली एकदम डिप्रेस्ड हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे आने वाली जनरेशन भी ब्रिटिशर्स के गुलाम बने, तो उन्होंने सोचा कि आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। सो जैसे जैसे थोड़े बहुत जो इंडियंस थे, जब वो यूनाइट होने लगे, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों की यूनिटी हुई, ओके, और उन सब का एक ही कॉमन एनिमी था, दैट वाज ब्रिटिशर्स। 1857 में लोगों ने आवाज़ उठाई। Thus the people had to organize, communicate, take initiative and display confidence to turn the situation around. The East India Company faced a massive mutiny. The meaning of mutiny is when soldiers as a group disobeys their officers in the army. That is mutiny. और ये हुआ हमारे इंडिया में, ओके, कि जब जो हमारे सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के इसमें ग्रुप में थे, राइट, उन्होंने आवाज़ उठाई कि हम अब आपकी बात नहीं मानेंगे। सो वो जो म्यूटिनी था, दैट बिकम्स अ रेबिलियन। मतलब जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो पूरे ग्रुप में आगे, उन्होंने अपने ऑफिसर्स इन द आर्मी की बात नहीं मानी, ओके। द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव म्यूटिनी, यानी ब्रिटिशर्स हैज टू फेस दिस म्यूटिनी फ्रॉम इट्स सिपॉइज दैट स्टार्ट इन May 1857 फ्रॉम मेरठ, सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज, थोड़े नूडल्स of societies also rose up in rebellion. फिर धीरे धीरे करके जब ग्रुप्स में लोग रेबिलियन करने लग गए, तो ये देखकर थोड़ा बहुत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डर गई. इट थ्रेटन द कंपनीज प्रेजेंस इन इंडिया, being regarded as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. यानी ब्रिटिशर्स ने के अंडर, आपको पता ना, साउथ अफ्रीका भी गुलाम थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो 1857 में हुआ था. हर तरफ से ग्रुप में लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और ये 1857 का रेबल रोज हुआ. और ये ज़्यादा तभी हुआ जब हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मंगल पांडे को हैंग किया गया था. सिपाही मंगल पांडे वॉज हैंग्ड. उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा रेबिलियंस होने लग गए. आफ्टर दैट द फर्स्ट मार्टर वॉज मंगल पांडे, दैट इज सिपाही मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 29th March 1857 for attacking his officers in Barakpur. On 9th May 1857 in Meerut, 85 Indian sepoys जो ईस्ट इंडिया की आर्मी के ऑफिसर्स के खिलाफ हो गए थे, who refused to use new cartridges. ये आपको पता है, rumored to be greased with cow and pig fat. कितनी अच्छी चाल चली थी. काउ हिंदू का सेक्रेड एनिमल है और पिग मुस्लिम्स का. वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years in jail. Other sepoys released the jailed sepoys and declared war on the British by attacking and killing their British officers, capturing guns and ammunitions, as well as setting fire in buildings and properties belonging to the Firangis. पता है ना कौन है फिरंगीज? फॉरेनर्स, गोरे लोगों को फिरंगी कहा जाता है. These sepoys then rode to Delhi and inspired the regiment, Delhi की regiment, to do the same, कि आप भी वही करो. हमने ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई है इंडियन सिपाहीज ने, आप भी वो करो.
to the British superiors, they forced their way into the Red Fort, asking the Mughal king Bahadur Shah Zafar to lead the rebellion. उन्होंने कहा ये रेबल निकाला जा रहा है हिंद फिरंगियों के खिलाफ, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से वो दिल्ली के लाल किले में गए, वहाँ के मुगल महाराज बहादुर शाह जफर से अपील की कि आप हमारे रेबेलियन के लीडर बनोगे। ये जो महाराज थे ये थोड़े एजेड थे, उन्होंने ही अग्रीड, उन्होंने कहा यस, राइटिंग लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री to organize a confederacy. What is the meaning of confederacy? A body or league formed by persons or states for an unlawful person. जब किसी चीज के खिलाफ आवाज उठानी हो तो हम किसी को अपना लीडर बनाते हैं ना, आगे खड़ा करते हैं ना, that is confederacy of Indian states to fight against the British. और उस टाइम 1857 में बहादुर शाह जफर इंडियन के लीडर थे। This step was significant because smaller rulers and chieftains controlled different territories on the behalf of Mughal ruler and had been threatened by the expansion of British rule. ये step सक्सेसफुल तभी हुआ, क्यों? क्योंकि बहुत जो छोटे छोटे रूलर्स और चीफचेंस थे उनके पास मतलब उनके पास जो टेरिटरीज थी वो मुगल की दी हुई थी, तो नहीं भी चाहते हुए उनको मुगल की बात माननी पड़ी। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस as they thought the disturbance caused by the issues of the cartages would die down. ओके, ब्रिटिशर्स ने ये कभी सोचा नहीं था कि जो चाल उन्होंने चली थी वो गन के ऊपर काउ और पिग का फैट का कार्ट्रिज लगाया था, उन्हें नहीं पता कि उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। दे वर नॉट नोइंग अबाउट दैट। ओके, सो स्टूडेंट्स, up till here I explained from Meerut to Delhi. Further the rebellion spreads topic I will explain you in my coming class. Okay, so I hope you will just go through the lesson जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, that is policies and the people, that is Nawab, how the Nawabs lose their power, how the what happened to the peasants and the sepoys, Indian sepoys, that is the Indian sepoys. Then responses to reforms कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन सोसाइटी के रिफॉर्म को बदलना चाहा। चलो वो तो अच्छा किया, बिकॉज दैट वाज द ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स। वो दूध पीती गर्ल को मार देना, देन री मैरिज ऑफ विडोज, देन सती, दिस ऑल वाज बैंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इंग्लिश लैंग्वेज एडुकेशन का भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रमोट हुआ। देन अ म्यूटिनी यानी जब हमारे इंडियन सोल्जर्स ने अपने ग्रुप बना लिया एंड उन्होंने ऑफिसर्स इन द आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठाई। ओके, दैट इज तो हाउ अ म्यूटिनी बिकम अ पॉपुलर रेबेलियन, इनकी वजह से ये 1857 का रेबेल हुआ था। देन फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, दैट इज़ हाउ सिपाही मंगल पांडे वॉज हैंड, और किस तरीके से जो मेरठ के सिपाहीज थे उन्होंने आवाज़ उठाई और वो दिल्ली गए। दिल्ली के लाल किले में जाकर उन्होंने वहाँ के महाराज बहादुर शाह जफर से अपील की कि आप हमारे लीडर बनोगे, हमारे रेबेलियन के लीडर बनोगे। और महाराज ने उनकी बात मान ली और उन्होंने रूलर्स, छोटे छोटे रूलर्स और चीफटेंस को भी लेटर लिख दिया कि हमारा साथ देना है और ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन को जितना हो सके उतना जल्दी रोकना पड़ेगा। और उनको मानना पड़ा क्योंकि उनके पास जो भी टेरिटरीज वगैरह थी रूलर्स और चीफटेंस के, दैट वाज गिवन बाय दी मुगल्स। सो दे हैव टू मतलब उनकी बात माननी पड़ी। और ब्रिटिशर्स एक्चुअली दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, उन्हें लग रहा था ये तो कितनी मामूली बात है राइफल के ऊपर कार्ट्रिज ना, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा एक रेबल क्रिएट हुआ था। उनकी इस डिस्टर्बेंस हैड कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिजेस वुड डाई डाउन, कि इतना बड़ा इशू अराइज होगा। और उन्हें लग रहा था कि शायद
हमारे इंडिया से हाथ से इंडिया निकल जाए, लेकिन इट वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज लीडर तो थे लेकिन उतनी यूनिटी नहीं थी जितनी 1947 के आज़ादी में हुई थी, राइट। सो वो फेल हो गया था। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई wrap up my class here. Okay, I will continue in my next class. So thank you to all. Take care.